सकते हो। अपने ऐसे की जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थीम और सेंट्रल आइडिया। दैट सेंट्रल आइडिया means thesis statement. You can explain it, that statement, in your introduction. Right in the beginning you explain that statement. This is called generalization. You have generalized the topic, and then afterwards you can come to specific, I mean some country or some specific personality or some individual level के ऊपर क्या होता है, ये आप आ सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो तो देन आफ्टरवर्ड्स you can give the second introductory paragraph, and that could be based upon historical background. It cannot happen कि historical background जो है वो आपका एक ही पैराग्राफ में होगा, अदरवाइज वो तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रीफ हो, क्रिस्पी हो, अच्छा हो। तो आप अपने इंट्रोडक्शन को सिंपल रख सकते हो, ब्रीफ रख सकते हो, और फिर उसके बाद आप जो दूसरा जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें बैकग्राउंड भी दे सकते हो। ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ you are going to give a lengthy introduction, better partition it into two paragraphs. But brevity of the introduction must not be done away with. तो इसको जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अजान का टाइम हो गया है, तो गुलाम मुस्तफ़ा थोड़ी देर से पढ़ ले नमाज, या अभी देख लो, हो मर्जी गई। है। हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, वो उस वक्त अजान हो रही थी जब स्टार्ट किया था, हो गई अब सब, अच्छा हो गई अजान। गुजर गई। नहीं, आपने आपने इसलिए जी, जब कहा था स्टार्ट किया था ना उस वक्त हो रही। आपने कहा था कि नमाज नहीं नहीं, मैंने पढ़नी। वैसे कहा था कि अजान हो रही। नहीं अच्छा, नहीं मैं सर, वैसे खामोश हूँ। मैंने कहा था कि अभी ठीक है, दोस्त आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, 2 मिनट वैसे ठीक हो, याद कराया था सर। सही हो गया। तो अभी मेरे पास if if it is possible, some of the introductions I have, I could present it to you inshallah in the next meeting पर मैं आपको वो introductions जो है वो दे दूंगा। some introductions can be और फर्ज करो सपोज एग्जामिनेशन में आपको याद नहीं रहता कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से जनरलाइजेशन से करप्शन की तरफ वो उसकी तरफ आए, स्पेसिफिक की तरफ, या फिर आपको याद नहीं रहता कि स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ किस तरीके से आए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपने जहन के ऊपर बर्डन बना के तो एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते हो। आप लिखने पर भी एक सेशन रख दें। अच्छा ठीक है भी शेयर कर दें। अभी नहीं मोहम्मद नवाज, अभी टेस्ट शेड्यूल के लिए मैं अगले हफ्ते आप लोगों को इस ग्रुप में से निकाल दूंगा। जो जो टेस्ट्स दे रहे हैं आपको अलहदा से एक ग्रुप बनाऊंगा और उसके अंदर फिर आपको बताऊंगा। मैं अभी नहीं, अभी तो मैं बनाया ही नहीं है ना। ये जैसे लॉकडाउन हुआ है सेकंड, तो वो पहले तो स्ट्रीमलाइन करना था इन क्लासेस को, वो ही करते रहे हैं, और फिर अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, एक सिलसिला चल निकला है। तो अब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे कि कैसे करना है। अच्छा जी, तो क्या मैं कह रहा था, इंट्रोडक्शन के बाद सपोज आप वहाँ जाते हो एग्जामिनेशन में, तो अब वहाँ पे आपको नहीं याद रहता कि किस तरीके से लिखना है, तो वट एवर लॉजिकल स्टार्ट यू थिंक इज बेटर रेलेवेंट टू द टॉपिक यू कैन गिव इट, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लॉजिकल स्टार्ट, logical start can be a background, logical start can be the explanation of the statement, logical start is the start in the affirmation of that statement given by the author, or negating it, or warning, I mean some kind of a warning you give in the first paragraph, whatever you think is the logical start, which would give a look that you have not jump started the essay right from the middle. ऐसा होता है ना कि you have jump started the essay from the middle and it looked that there is something missing in the beginning. There must be the first step and then second and third and fourth and fifth one that shouldn't be given in your essay, a kind of a perception. So आपने you have to give your examiner a look that you have taken a logical start, that you have taken first step and then you built up the body. तो वो कोई भी लॉजिकल स्टार्ट आपके जहन में जो आता है उसको पहले आप रफ ड्राफ्ट में लिख के देख लें, क्योंकि रफ ड्राफ्ट में कम से कम आपका 40 से 45 मिनट्स
ज़रूर होमवर्क होना चाहिए। और अगर वो 40 से 45 मिनट्स होमवर्क वहाँ पे हुआ है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जिसमें थीसिस स्टेटमेंट, एक इंट्रोडक्शन बना लें, आउटलाइन बना लें, उसको तरतीब दे लें, और तरतीब को ही स्ट्रक्चर बोलते हैं। तरतीब इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चर, यानी तरतीब, लॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में बड़ा इन्होंने डराया हुआ है बहुत सारे टीचर्स ने कि स्ट्रक्चर है जी, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता। स्ट्रक्चर, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, 2 दफ़ा बगैर एक भी प्रैक्टिस की ऐसे को पास किया है, और अच्छे मार्क्स के साथ इंग्लिश के दोनों को पास किया। और बिलीव यू मी, अपने जहन से जो मेरे जहन में आता था लॉजिकली उसको ऑर्डर करता जाता था, और मैंने पकड़ी भी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ऐसे ऐसी स्टेटमेंट्स कि जो कोई भी उसको नहीं हाथ लगाया होगा उस साल में। एक थी कन्फ्यूशियस की स्टेटमेंट थी, द स्टूपिडेस्ट एंड द वाइजेस्ट कैन नेवर चेंज, द स्टूपिडेस्ट एंड द वाइजेस्ट कैन नेवर चेंज। यानी सुपरलेटिव डिग्री में जो इंतहा के स्टूपिड इंसान होते हैं तब्दील नहीं हो सकते, इंतहा के वाइज लोग वो भी तब्दील नहीं हो सकते। तो इसको पकड़ा था और इसको मैं लिखता गया था, कोई आउटलाइन नहीं लिखी थी, सिंपली एक एक रफ ड्राफ्ट किया था पीछे, और उसको लिखता गया एंड तक जाके उसको ख़त्म कर दिया। एक पूरा पेपर भी ख़त्म नहीं हुआ था, लोग तो पता नहीं कितनी कितनी शीट्स लगा रहे थे। तो लॉजिकली मैं समझता हूँ कि ये पैराग्राफ के बाद ये पैराग्राफ आना चाहिए, इस पैराग्राफ के बाद ये, इस तरीके से आप लिंक करते करते एंड तक ले जाएं बात को। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑर्डर। और फिर जो सेकंड आया था वो था प्लुरलिस्टिक इमेज ऑफ इस्लाम, उसमें बड़े बड़े फेल हो गए थे, लेकिन उसको मैंने अपनी फिलोसॉफिकल तरीके से, लिटरेचर को बार बार मैं बीच में लेके आता था, क्योंकि मैं था ही लिटरेचर का बंदा। तो जो हमें वहाँ बताया जाता था लिटरेचर में और जो किताबें पढ़ी हुई थी, उसी से मैंने साइकी बिल्ड की है, सोसाइटी की, इंडिविजुअल लेवल की। और उसके बाद पास्ट के साथ मैंने रेफरेंसेस भी दिए हैं। स्टार्ट ही ऐसे किया था एक बैकग्राउंड के साथ। मेरे याद है कि मैंने स्टार्ट किया था प्लुरलिस्टिक इमेज ऑफ इस्लाम का, किस तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। यू नो, वंस इन बगदाद, you know, the society which the Muslims built in fulani century depicted the true image of Islam, full stop। कुछ इस तरीके से करके स्टार्ट किया था कि there was राजे, there was a हिंदू उसका नाम था, there was a फलाना उसका नाम था, मतलब डिफरेंट किस्म के religions, and they were working in Darul Hikmah, and they predict and they you know depicted the pluralistic society outward। मतलब इस तरीके से दिस वाज द प्लुरलिस्टिक इमेज ऑफ इस्लाम, एंड पर मैंने लिखा था दिस वाज द प्लुरलिस्टिक इमेज इस्लाम। जब वहाँ पे मॉडरेशन थी, जब वहाँ पे टॉलरेंस थी एक दूसरे के साथ, जब को एग्जिस्टेंस थी, जब एक्सेप्टेंस थी, जब इंक्लूसिवनेस थी, तो दैट वाज प्लुरलिस्टिक इमेज ऑफ इस्लाम। और मतलब इस तरीके से वो भी बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट किया था, और एंड पे जाके मैंने लिख दिया था कि दिस वाज द प्लुरलिस्टिक इमेज ऑफ इस्लाम। उस वक्त हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में तो सिखाया गया था कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो एक एंड पे सेंटेंस बहुत छोटा सा क्रिस्पी सा छोड़ें, मतलब सारा लिख। ये उस वक्त के बगदाद की जो मेडिवल एजेस के अंदर बगदाद था, उसमें किस तरीके से मुसलमान फिलोसोफर्स, क्रिश्चियन फिलोसोफर्स, इवन जूस, इवन बहुत सारे, वो कैसे कोएग्जिस्ट करते थे, किस तरीके से काजी ने फलाना फैसला किया तो उसमें क्रिश्चियंस को फतह हासिल हुई या ज्यूस को फतह हासिल हुई, और कैसे सारे इक्वल होते थे। और फिर उसके बाद एंड पर लिखा दिस वाज द प्लुरलिस्टिक इमेज ऑफ इस्लाम। मतलब ऐसे करके मैंने इंट्रोडक्शन दिया। फिर सेकंड भी इसी तरीके से स्टार्ट करके नीचे लिखा दिस वाज द पॉजिटिव इस्लाम वी नीड टू डिपिक्ट, वी नीड टू पुट अप टुडे। और फिर पाकिस्तान की बात आनी शुरू होगी, मतलब बैकग्राउंड देख उसके बाद पाकिस्तान की बात। मुझे कुछ याद पड़ता है, ग्लिम्पसेस कुछ ऐसे ही थी। तो मैंने तो एक चीज देखी है कि जो लॉजिकल स्टार्ट आपके जेहन में आता है, आप समझते हो कि इस तरीके से मैंने स्टार्ट लेना है, लेके करो उसको। उसके बाद ऑनवर्ड चलते जाओ। अच्छा, एक चीज तो ये अच्छा, कुछ मैं ऐसे में से निकाल के इंट्रोडक्शंस लेके आऊंगा, लेकिन आप खुद से भी देखो। खास तौर पर
जो आपके माने हुए एसेस हैं, जिसके ऊपर एस्टैब्लिश्ड, दिस इज एस्टैब्लिश्ड दीज एसेस आर सम ऑफ द मास्टरपीसेस या मास्टरपीस कलेक्शन इन अ बुक, वो है आपकी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के एसेस। आप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के कुछ एसेस देखें, उसमें देखें कैसे स्टार्ट करता है, इंट्रोडक्शन कैसे लेके चलता है, आउटलाइन कैसे बनाता है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कैसे करता है, कैसे एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ वो लेके चलता है। आपको बहुत बेहतर तरीके से एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि आपने कैसे ऐसे को लिखना है। और अगर या 2 3 4 ऐसे आप लिखते हो तो फिर आपको आपके हाथों में वो आ जाएगा। तो बेहतरीन तो ये है कि आप खुद से अपने हाथों से करें। और मैं एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश को इस मामले में अभी भी लीडर समझता हूँ। वहां पे जो एसेस दिए, जैसे वो इंट्रोडक्शन देता है, जैसे वो दूसरा पैराग्राफ बुनता है, फिर तीसरे पे लेके जाता है, फिर चौथे पे लेके जाता है। ठीक है, वो टॉपिक्स शायद आज ना आए, लेकिन आपका एसे का एक पैटर्न डेवलप कर देंगे जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के। उसमें देखें जाके जरा, एसेस आपके मौजूद होंगे। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश आपको यहाँ से मिल जाएगी, जहां से भी अच्छे एसेस मिलें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के हों, आपके कुछ सीनियर्स भी हो सकते हैं। हमारी भी एकेडमी में हमारे सीनियर्स के कुछ एसेस पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। मैं इवन अच्छे एसेस जिसने भी लिखे होते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि यार आप फोटो स्टेट करवा के तो इसको रखवा दो, हमारे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो वो ऊपर पड़े हुए हैं, आप जाके उसमें से देख सकते हैं, कुछ ऐसे उसमें से लें, देखें कैसे बुनते हैं वो ऐसे को। तो अगर आप 10 को ऐसे इस तरीके से बुन लेंगे, आपका बेहतरीन हो जाएगा। आप इसको छोड़ दो, आप रसल के एसेस ले लो, आप नोम चोम्स्की के एसेस ले लो, आप जहान भर के चीजें मौजूद हैं, लेकिन करने वाले नहीं मिलते हैं जो करने वाले हों। आप उनको लो, उनको देखो, बड़े बड़े एसेस्ट्स थे, दुनिया के माने हुए एसेस्ट्स। हमारे जो एग्जामिनर्स हैं उनके पास को भी नहीं होंगे, ऐसे बड़े एसेस थे वो। उनके एसेस ने स्ट्रेचे के एसेस देखें, बेकन के एसेस देखें। बेकन के एसेस आप डायरेक्ट उसकी उस वक्त की ओल्ड इंग्लिश ना पढ़े, उसकी पैराफ्रेजिंग पढ़ लें सिर्फ, उसमें देखें कैसे वो कंस्ट्रक्ट करता है ऐसे को। लेकिन बेकन चलो छोड़ दो, आप इनके मॉडर्न एसेस को ले लें, जिसमें रसल है, स्ट्रेचे और बाकी है, नोम चोम्स्की हैं, इनको लें, देखें कैसे वो बिल्ड कर रहा है ऐसे को, पहला पैराग्राफ कैसे लिखता है। खैर वो लंबा लिखेगा क्योंकि वो लिटरेरी एसेस में बैकग्राउंड खींच खींच के बनाई जाती है। तो आप उनके एसेस लो, एसेस को देखो उसके, और देखो कैसे वो बिल्ड कर रहा है। सिर्फ एक एक पहला पहला पैराग्राफ ही उसकी देखी, मतलब 5 10 15 20 एसेस हैं, पहला पैराग्राफ देखो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, साइड पे रखो, वैसे वैसे लिखो जैसे उसने किया हुआ। ये दुनिया के बड़े बड़े एसेस्ट्स हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े, हम सीएसएस वाले तो बहुत छोटे हैं उनके सामने। तो आप उनके एसेस देखो, कैसे बिल्ड करते थे एसेस अपनी, और कैसे वो और कैसे वो उठा के लेके जाते थे, और फिर उसके बाद उसको कंक्लूड करते थे एसेस को। तो ये आपका टास्क है, होना चाहिए। अगली मीटिंग में कम से कम 2 एसेस आपने उनके पकड़े हों, और पकड़ के तो आप लिखो। रसल के एसेस भी मिल जाएंगे आपको गूगल से, आपको नोम चोम्स्की के भी मिल जाएंगे, आपको स्ट्रेचे के भी मिल जाएंगे, आपको बेकन के भी मिल जाएंगे। ये तो बड़े बड़े हैं ना दुनिया में, इनका इंग्लिश के ऐसे में बड़ा नाम है। मैं उर्दू और बाकी लैंग्वेज की तो बात ही नहीं कर रहा। तो उसके बाद आप देखें एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आप उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक ऐसे है जो उन्होंने उस वक़्त इंग्लैंड के अखबार के लिए लिखा था, और उन्होंने 48 घंटे में वो ऐसे लिखा था। 48 आवर्स ही स्पेंट ऑन दैट ऐसे, एंड दैट ऐसे इज कंसिडर्ड टू बी, उन्होंने लिखा था टर्क्स चॉइस। यानी 1914 से 1918 में तुर्क ने या तुर्की ने क्यों साथ दिया था जर्मनी का अगेंस्ट ब्रिटेन। तो बड़ी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होती थी उन, और ये उस वक्त भी समझा जाता था कि मुसलमान, खासतौर पे मौलवी, वो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं होता। उस बंदे ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसकी खताबत अरबिक में, इंग्लिश में और उर्दू में इक्वली बड़ी इलोक्वेंट होती थी, बड़ा खूबसूरत बोलते थे तीनों जुबानों को, उन्होंने फिर ये भी साबित किया कि जो मौलवी है दाढ़ी रख के भी सुन्नत के मुताबिक वो भी इतनी अच्छी और खूबसूरत इंग्लिश लिख सकता है। उसका
उनका मास्टरपीस कहलाता है वो वाला ऐसे, आप उसको पढ़ो, वो वहां पे एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में मौजूद है। तो चीजें तो बहुत सारी मौजूद हैं, आप उसको देखो, आप पढ़ो उसको। अच्छा जी, ये तो हो गया ऐसे के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात। एक बात याद रखें, हमारे रजी आबदी साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, बल्कि उस्तादों के उस्ताद हैं वो कहते होते थे, क्योंकि वो एग्जामिनर भी रहे हैं, पेपर चेकर भी रहे हैं, वो कहते थे कि आप बेहतरीन आउटलाइन तैयार करो। तो वैसे 2.5-3 सफ़ों की आउटलाइन तैयार करवाते थे, बल्कि 4 सफ़ों की भी करवा देते थे। तो एक वो एक्सट्रीम पे चले गए थे कि आउटलाइन आप बहुत बेहतरीन तैयार करो, क्योंकि आपका एग्जामिनर बहुत थोड़े पेपर्स सारे चेक करता है उसकी बॉडी को, बाकी सारे आउटलाइन देख कर ही आपको मार्क्स देते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बाद वाला पेपर वो चेक कर सकें, क्योंकि वो खुद चेक कर रहे थे। वो कहते थे हम चेकर्स क्या करते थे, आखिर में जब हमारे पास बंडल कितना बच जाता था, तो हम सिंपली सिर्फ आउटलाइन देखते थे, और नंबर देखे तो ज़्यादा ज्यादती हो जाती थी, हम बाकी हिस्सा नहीं देखते थे। तो उनके उनके पास जितने भी स्टूडेंट्स बाद में सीएसएस की तैयारी के लिए जाते थे ऐसे लिखने के लिए, उनका भी सिर्फ वो आउटलाइन ही देखते थे, बाकी ऐसे चेक ही नहीं करते थे, और वो उसकी बेस के ऊपर मार्क्स दे देते थे। उन्होंने कहा ठीक है, आपने आउटलाइन लिखी है तो आगे भी ऐसे लिखा होगा। लेकिन उनके बाद वाले जो स्टूडेंट यहाँ पे आए, हुआ ये कि वो 4-5 सफ़ों की आउटलाइन तो बेहतरीन बना देते थे, लेकिन जब बाद में उनको देखा जाए तो 4 सफ़ों की आउटलाइन है तो 4 सफ़ों को ही ऐसे लिखा हुआ है, जो कि मिस मैच है वेटेज में, जो आउट ऑफ बैलेंस है। तो मैंने उनको कहा, कहते जी ये तो रजी आबदी, मैंने कहा रजी आबदी साहब की एक एक बात सर आंखों पर, उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा होगा कि आपने जितनी आउटलाइन लिखी है उससे कम आप आगे बॉडी लिखी। वो आपने खुद से एक इमेजिन कर लिया कि आपने 4-5 सफ़ों की लिखी है आउटलाइन, और उसके बाद 3 सफ़ों का आपने ऐसे लिखा है। तो मुझे बताएं कि फर्ज करें उसने 3-4 सफ़े देख लिए, तो उसने कहा ना कि ये तो मुकम्मल है ही नहीं ऐसे, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। नो डाउट आउटलाइन आपकी बेहतरीन है, पूरा लिखा हुआ है, लेकिन कोई बैलेंस तो क्रिएट करो। तो 2 से 2.5 सफ़ों का की आउटलाइन बेहतरीन आउटलाइन होती है, लेकिन आप उसके साथ भी इंसाफ करें, अपने ऐसे के साथ भी साथ में। एक बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी रजी आबदी साहब की, और वो ये थी कि आपने आउटलाइन लिखी है और फर्ज करो वो सारे कंटेंट, वो एक्सपेक्टेड तो यही है, यू आर सपोज टू राइट ऑल द पैराग्राफ्स बेस्ड अपॉन दिस आउटलाइन। तो दैट इज क्वाइट आई मीन जस्टिफिएबल अ थिंग, कि ऐसा ही होना चाहिए कि एक आउटलाइन है, उस आउटलाइन के ऊपर आपने एक पैराग्राफ बुना है, मगर आपके एग्जामिनर कभी भी ऐसे नहीं करेगा ये पैराग्राफ किस आउटलाइन के ऊपर लिखा है। ये पैराग्राफ उसने एक ऐसे आउटलाइन के ऊपर नजर मारनी है, उसके बाद पैराग्राफ्स को ऐसे चेक करना है कि ये चीजें, और उसके बाद मार्क्स दे देने। और बिल्कुल ऐसे चेक नहीं करता कि इसके साथ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, मतलब एक तरतीब जो इस यहाँ दी हुई है वो वहां पे दी हुई है। तो इन चीजों के कतई नजर आपने एक अच्छा ऐसे लिखना है, और 3 घंटे में आप ये सारा बर्डन अपने सर पे नहीं लेके जा सकते हो कि ये टेक्निक मैंने बीच में डालनी है तो ये टेक्निक बीच में डालनी है, तो ये टेक्निक, ये लिंकर्स बीच में डालने हैं, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना था, यहाँ पे मैंने छोटा सेंटेंस करना था, यहाँ बड़ा। ये तो आपकी उस वक्त की माइंड है जो निकालेगा, इतना उस वक्त प्रेशर होता है और नर्व्स टेंज होते हैं कि ये सारी टेक्निक्स आप, टेक्निकल चीजें आपने अपने बर्डन जेन के ऊपर लेके गए ना। जो मैं टीचर्स को देख रहा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर बताते हैं कि जी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपने इस जगह पे लेके आना है, फिर छोटा करना है, फिर सेंटेंस को बड़ा करना। उस जो है ना, जाके जो है वो बेड़ागर की आपका हो, इसी चीज को सोचते रहो कि आपने पहले टॉपिक सेंटेंस देना है, फिर लिंकिंग सेंटेंसेस लिखने हैं, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस। ऐसे नहीं होता, फिर ऐसे ऐसे पास ही नहीं होता। ये तो आपकी थॉट्स हैं, वो निकल रही हैं, जैसे शायर की शायरी निकल रही है ना, आपकी थॉट्स निकल रही हैं, और निकल के पेन के जरिए से लिखते जा रहे हो। और 3 घंटे आपने ऊपर सर उठा के नहीं देखा, फिर उसके बाद जो आ गया सो आ गया, फिर उसके अंदर फिर ये चीजें आपने अपने जेहन के ऊपर नहीं डालनी। और ये प्रैक्टिस आप जब करोगे बहुत सारी, और चाहे दिखाओ या ना दिखाओ किसी को, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस, तो फिर फ्लो बन जाएगा उसका। वो फिर आप आपको ये
इसका इसका you don't have to worry about it whether you have written logically, yeah, your structure was good or not, but believe you me and trust your imagination. After having done practice of so many essays, you have done wonderfully well. और हमेशा जो है अपने माइंड की सुने, आप लिखना स्टार्ट करें, मतलब लिखें बस आप, और जो चीज़ आप आ रही है कनेक्ट करते जाएं उसके साथ। ये ना सोचें आप पहले से सोच के लेके आएंगे ये इसके साथ ही मैं कनेक्ट करूंगा, फलाने के साथ ही कनेक्ट करूंगा, वो खुद ब खुद आपका जहन कनेक्ट करता जाएगा चीज़ों को, और मुख्तलिफ ऑप्शनल सब्जेक्ट से मुख्तलिफ थेरीज और आइडियाज़ को अप्लाई करता जाएगा। वो एक फ़्लो है, वो आप अपने माइंड के ऊपर छोड़ दें, आप एक ऐसे शायर बन जाते हो जिसकी जिसकी इमेजिनेशन खुद ही से स्टर करती है, और उसका पेन जो है उसके साथ सिंक में होता है और वो लिखता जाता है। पेन, अच्छा, कभी कभी आइडियाज ढा ढा आ रहे होते हैं, पेन नहीं चलता, पेन रुक जाता है, क्योंकि आपकी सिंक नहीं बनी हुई, आपका उसके साथ दोस्ती नहीं बनी हुई। तो फ्लो में लाने के लिए भी तो प्रैक्टिस, खास तौर पे ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के साथ, हम लिटरेचर के बंदों के साथ ऐसा नहीं होता था। आज के लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स आते हैं हमें नहीं पता, हमें तो बहुत लिखवाया जाता, हम तो बहुत लिखते भी थे और पढ़ते भी थे। तो थॉट्स चल रही होती थी। हमने तो ऑलमोस्ट बीए में न्यूज़पेपर इंग्लिश की स्टार्ट कर दी हुई थी, और चूंकि उस वक़्त कहा जाता था, हमारे बीए के टीचर्स भी कहते थे कि आप पढ़ें जी, इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, और उस ज़माने में इतना सारा सोशल मीडिया था भी नहीं। तो वो बना हुआ था, साइंस के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिनके पीछे रीडिंग भी नहीं होती, ना उनकी राइटिंग होती है इतनी ज़्यादा। तो फिर वो 2 पेपर्स के बाद ही परेशान होके आना शुरू कर, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ या कर ही नहीं सकता, मैं तो लिखे नहीं जाते, आइडियाज़ हैं लिखे नहीं जाते, आइडियाज़, या फिर आइडियाज़ आते ही नहीं है, या वोकैबुलरी वर्ड्स ही नहीं आते, तो कैसे आएंगे भाई? जब तक महीने उसके ऊपर नहीं खपाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदे ने 6 साल मेहनत की है, यूनिवर्सिटीज़ में भी उसने रीडिंग की है, वहाँ भी उसने पढ़ा है, और फिर उसके बाद उसका वैसे भी एक अच्छी स्कूलिंग थी, उसके साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते अगर आप वैसे मेहनत नहीं करके आ रहे हैं। आपने तो अभी स्टार्ट किया, हाँ महीनों में सही हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, इंसान की जहन की कैपेसिटी होती। तो इस तरीके से हमने इसको करना। अच्छा, आज आप लोगों के लिए मैंने एक ऐसे चुना है, उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। एंटिसिपेशन इज ग्रेटर देन रियलाइजेशन। एंटिसिपेशन इज ग्रेटर, सपोज ऐसा कोई ऐसे आ जाता है, तो आपकी थॉट्स किस तरीके से चलेंगे इसके ऊपर, थॉट्स जनरेट करें। सर काइंडली टेस्ट शेड्यूल, सर काइंडली थीसिस स्टेटमेंट, सर आपके स्टूडेंट्स का लेक्चर रिटर्न क्लियर हुआ है, बिलाल अहमद गोंदल, एम ए इंग्लिश 2012-14 सेशन। अच्छा, कौन है हसन गोंदल? अच्छा चलें, बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला उसको जो है जज़ा दे। एजाज का भी मेरा ख्याल है इंग्लिश का टेस्ट क्लियर हो गया है, ऐसा है ना? एजाज का भी क्लियर हुआ है। चलें, आप उसको मुबारकबाद दीजिएगा हसन गोंदल, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा। जी सर आप बिल्कुल। आपको सी पैक की आउटलाइन सेंड की व्हाट्सएप? यार ये गुलाम मुस्तफ़ा, मेरे से नहीं ऑनलाइन पढ़ा जाता, ये आपको मैं स्केड्यूल दूंगा, फिर उसके बाद ये एकेडमी में आके जब लिखेंगे ना, आप लिख के अपने पास रखते जो बाद में मुझे दिखा देना, ये मुझसे ना ऑनलाइन कोई नहीं होता। जी सर, जी एजाज भी पास हुआ है माशाल्लाह, जहाँ जेब सरफराज, ठीक है जी। तो ठीक है जी। अब एक एक ऐसे आया था, रियलाइज क्या था, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन इज ग्रेटर देन रियलाइजेशन, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या है जी एंटिसिपेशन इज ग्रेटर देन रियलाइजेशन? Anticipation, expecting something you expect in future to happen, and then realization means something which you achieve. Realization का मतलब क्या है यहाँ पर? Realization का मतलब something you achieve, something when it happens, और जो है क्या उसको बोलते हैं, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या है, मतलब है एक्सपेक्टेशन to achieve something, expecting to achieve some target,
and realization means that target, that particular target. तो realization is greater than anticipation. वैसे अक्सर औकात कहा जाता है ये this is antithesis, and what is the thesis of it is realization is worse than anticipation is worse than realization. जब हो जाती है कोई चीज़ तो जो पहले आप सोच रहे होते हो तो वो ज़्यादा खौफनाक है, ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो पता नहीं क्या होगा, अगर ये हो गया, अगर फलाना दोस्त ना रहा, अगर नाउज़ुबिल्लाह अपना डेयर वन ना रहा, नाउज़ुबिल्लाह ये हो गया पाकिस्तान के ऊपर, नाउज़ुबिल्लाह फलान हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, गॉड फॉरबिडिंग समथिंग बैड हैपन्स। तो if that bad happens, maybe that bad is not as worse as you realize, as you expected first. आई मीन एट दैट टाइम आप महसूस करते हो कि जितना मैंने सोचा था, डर रहा था, इतना नहीं हुआ। मुझे शेख सादी की एक कहावत है कि एक एक सफ़र के ऊपर, समंदर के सफ़र पर कश्ती के ऊपर जा रहे थे कुछ लोग, तो तूफ़ान आ गया। तूफ़ान आया तो सारे आराम से बैठे थे, तो बादशाह वहाँ पे बैठा हुआ था कश्ती में ही। बादशाह का जो हबशी ग़ुलाम था, उसने खौफ के मारे जो है वहाँ पर उछलना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये तो तूफ़ान है, ख़त्म हो जाएगा। अब उसके उछलने की वजह से कश्ती जो है डगमगा रही थी। तो वहाँ पर एक दरवेश बैठा था, वो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं इसकी ये चीखो-पुकार ख़त्म करवा सकता हूँ क्योंकि सारे अब हम लोग परेशान हैं, इसकी इस उछल-कूद से कश्ती कहीं गिर ना जाए। तो क्योंकि अब उसने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारा बड़ी सर्विस होगी। मैंने कहा कि इसको पकड़ के समंदर में फेंक दो। तो वो सब ने पकड़ के गुलाम को समंदर में फेंक दिया। बाद में वो तैरता रहा और अपने आप को स्ट्रगल करता रहा बचाने की, और समंदर का पानी इतना नमकीन होता है तो उसमें खुद भी बॉयंस आ जाती है, डेंसिटी इतनी होती है, जल्दी बंदा डूबता कोई नहीं है, थोड़ा बहुत भी हाथ पैर मारे तो वो चल जाता है। अच्छा, वो उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद उसको सब ने बचा लिया, बाहर निकाल दिया और कश्ती में बैठा दी। अब वो चुप करके बैठा रहा। तो यहाँ से उस दरवेश ने ये कहा कि एंटिसिपेशन इज़ वर्स देन रियलाइजेशन। जो ये रियलाइज़ कर रहा था कि तूफ़ान के साथ ये डूब जाएगा, ये उसकी एंटिसिपेशन थी कि बहुत बुरा होगा। अब इसने डूब के देख लिया है कि इतना बुरा भी नहीं होता है, फिर दोबारा से बच भी सकता है इंसान। तो अब इसको रियलाइज़ हो गया है हकीकत। तो इसको कहते हैं, ये अब इसका थीसिस है। थीसिस का उसने एंटीथीसिस दे दिया, क्योंकि ये एंटीथीसिस जो है शेक्सपियर में था, रियलाइजेशन इज़ ग्रेटर देन एंटिसिपेशन इज़ ग्रेटर देन रियलाइजेशन। कि इंसान जब एंटिसिपेट करता है किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा अच्छी होती है बजाय उसके कि रियलाइजेशन। इसका मेन मतलब यही है। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ वो स्लाइड। स्लाइड शेयर हो गई है।